हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के इस लेक्चर सीरीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम देख रहे थे, हमारे पास 4 चैप्टर्स थे जिनमें से मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा चुका हूँ। और जो चैप्टर शुरू किया था हमने प्रीवियस वीडियो में वो था आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परिरक्षक। साथ ही में इसके एलिमेंट्री आइडियाज़, नेचुरल और सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये पिछले सीरीज़ में, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। और इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, एवरीथिंग। तो देखिए बच्चों, रेंसिडिटी, ओके, रेंसिडिटी क्या होती है? आपका बासीपन, यानी कि जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं उनमें यदि काफ़ी समय रखने के पश्चात वो उसमें बासीपन आ जाता है, यानी कि टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल आने लग जाएगी, तो उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है, बासीपन कहा जाता है। ठीक है, तो अब तक इस टॉपिक में जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा किसके बारे में? आपने पढ़ना होगा फैट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है ये हम बताएंगे। फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कि अब तक के डिस्कशन से क्या समझ आया है कि हमारे खाने में काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पाचन शक्ति के द्वारा कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसी यूज़फुल एनर्जी में, ऊर्जा में, और उस ऊर्जा की वजह से हम जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो हमारे खाने में ऐसे क्या क्या पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुना हो, प्रोटीन्स का सुना होगा, ऐसे ही फैट्स। तो ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ज़रूरी आपके पास पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम फैट के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये है क्या, थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ैट इम्पोर्टेंट क्यों है। कि आपके पास जो फ़ैट है, फ़ैट को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? वसा। आपने प्रोबेबली शायद कभी सुना हो वसा। तो वसा में ऐसी खास बात क्या है कि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे भरपूर पोषण के लिए, बैलेंस डाइट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ये बता सकते हैं। देखिए, हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी कि जो वसा है उसके अंदर जब वसा को पाचन किया जाएगा, उसको पचाया जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो यानी कि यदि आपको काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत है तो आप फैट खा लीजिए। ठीक है, वसा का सेवन कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स यू 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वही यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ से हमें लगभग अबाउट हाफ, यहाँ 9 किलो कैलोरी था, यहाँ 4, तो यानी लगभग आधी आपको ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़रूरी है वसा हमारे लिए। साथ ही काफ़ी ऐसे विटामिन्स हैं, विटामिन सुना होगा आपने, तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, A B C D E, राइट। तो इन विटामिन्स में कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब जो सोल्यूबल किस में होते हैं? वसा में। तो इसलिए ही वसा का एक सेकंड इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि टू एब्जॉर्ब, ग्रहण करना बॉडी के द्वारा, यानी बॉडी हमारी इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी यदि हमारे पास वसा कम है। ठीक है, तो ये दो वजह है, एक है एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और दूसरा इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द विटामिन। तो इन दो वजहों की वजह से आपके पास ये समझ में आता है कि वाई फैट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट के लिए वसा की ज़रूरत क्यों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हेल्दी डाइट के लिए तो आपको बता दिया कि भाई ये दो कारण हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरी है फैट्स। अब यदि हम फैट की बात करें तो हमारे पास जो वसा है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपके पास है सैचुरेटेड फैट, एक है अनसैचुरेटेड फैट। तो मैंने आपको बताया ना, इस टॉपिक में बासीपन में समझने से पहले हमें
काफ़ी डिटेल में फैट को पढ़ना पड़ेगा, वसा को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले देखते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होता है, जिसको हम कह देते हैं आपके पास ओके मिनट, हाँ, संतृप्त वसा। तो यानी कि सैचुरेटेड फैट को संतृप्त वसा कहा जाता है, इसको याद रख लेना। सैचुरेटेड फैट काफ़ी हद तक हमारे लिए सेहतमंद नहीं है, हमारी बॉडी के लिए, राइट। और कक्षा तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर, ये आपको किस स्टेट में मिलता है, ठोस, ठोस की फॉर्म में। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आप मक्खन, पाम, कोकोनट ऑयल्स, ये क्या है, चीज़ आपका, रेड मीट, ये सभी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें सैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, तो कोशिश करें या आप कम से कम खाएं यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा की ज़्यादा कंजम्पशन इज़ बैड फॉर हेल्थ। किस तरीके से क्या असर करता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, हेल्थ डिजीज़ सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं वो आ सकती हैं। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ संतृप्त वसा इन आवर बॉडी could result in accumulation of cholesterol। कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना होगा आपने। तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसका जमा किया जा सकता है, जमा हो सकती है। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से ये नुकसान है। और यदि ये हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास लो डेंसिटी लिपो, LDL, दो होते हैं, HDL और LDL। ये क्या है ये हम आके बताएंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ने का खतरा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती है और स्ट्रोक भी आ सकते हैं, जैसे हृदय का धड़कना बंद हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक है। ठीक है, इसलिए सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा जितना हो सके नॉर्मल लें। साथ ही में कुछ बीमारियां भी आ सकती है ज़्यादा अमाउंट हमारे बॉडी में कंजम्पशन करने से। ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सभी बीमारियों के नाम हैं, मेडिकल नेम हैं। तो इनमें से कुछ एक याद कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। स्ट्रोक आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट है मोटापा, ओबेसिटी। यदि आपके पास संतृप्त वसा आप कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में, तो जो वसा कन्वर्ट नहीं हो सकी, मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा जो है इनको हमारा मेटाबॉलिज्म, वो पाचन शक्ति वो कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल प्रोडक्ट्स। वो कन्वर्जन करने से जो ऊर्जा निकली है उस ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में सर्वाइव करने के लिए, बचने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो कुछ ऐसा वसा या फैट रह जाता है जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर वो कहाँ कन्वर्ट हो, वो कहाँ स्टोर होता है बॉडी में, फैट के रूप में। ठीक है, मोटापा निकल आता है लोगों को, ठीक है, तो उस वजह से वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि आपके पास सैचुरेटेड फैट का नुकसान। तो ये था सैचुरेटेड फैट जो हमने अब तक पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड का मतलब है असंतृप्त वसा। अ वर्ड लग गया है बस अन की वजह से, ठीक है, वो संतृप्त वसा था, ये है असंतृप्त वसा। तो आई होप आप समझ पाएंगे। अब यह आपके दो प्रकार से होते हैं, समझ लीजिए, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। दोनों में फ़र्क क्या है? मोनो का मतलब होता है एकल, तो एकल असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट क्या था आपका? असंतृप्त वसा। अब क्योंकि मोनो लग चुका है तो एकल असंतृप्त वसा। ऐसे ही पॉली अनसैचुरेटेड में क्या है? पॉली मतलब बहु, मोर देन वन, सो बहु असंतृप्त वसा। तो इन दोनों प्रकार की वजह से आपके पास अनसैचुरेटेड फैट आता है।
तो ये फिर भी काफ़ी हद तक सेहतमंद है। किसकी तुलना में? संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट जो हमने ऊपर पढ़ा है उसकी तुलना में। कक्षा तापमान पर यह आपका ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलता है? जैसे कि आपका मछली, ओलिव ऑयल, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो लो फैट हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालें, ठीक है। तो इन सभी में आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। अब बात करते हैं मोनोसैचुरेटेड का। मैंने आपको बताया ना, वन बाय वन हम सारे फैट्स पढ़ेंगे, मोनो भी और पॉलीसैचुरेटेड। तो पहले मोनो का देखते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट, मोनो मीन्स केवल एक, और अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड। तो यानी कि पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास केवल एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। सो इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ HDL। तो मोनोसैचुरेटेड की वजह से HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, तो वो बनता है बॉडी में HDL, ठीक है। जिसका काम क्या है? जो आर्टरीज में, नसों में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जमा है, उनको वहाँ से उठाकर कहाँ ले जाना है? लीवर में। और जहाँ पे लीवर यानी यकृत, तो लीवर के अंदर फिर वहाँ उसको कंज्यूम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपकी बॉडी में HDL है, ज़्यादा है, तो उसका आप ही को बेनिफिट है। और HDL कहाँ से आता है? मोनोसैचुरेटेड फैट से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाई मोनोसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्थियर, ठीक है। और कहाँ मिलता है ये? ओलिव ऑयल में, रैपसीड ऑयल्स में, एवोकाडोस, नट्स, आलमंड से, यानी कि आपके बादाम, पिस्ता वगैरह में, इनमें भी ये सब मिलता है, ठीक है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है यदि एग्जाम में, तो मोनोसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या है? ओलिक एसिड, ठीक है। अब यदि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओलिक एसिड में टोटल कितने कार्बन एटम है? 18, एक डबल बॉन्ड है और सिस कन्फिगर। ये सिस वर्ड कई बार आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए सिस वर्ड में क्या है, आपके पास लेट्स सपोज C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो उसमें यदि एक ग्रुप कोई भी वो आपका सेम फेस पे है, तो आप देख सकते हैं ये सेम फेस हो गया, डबल बॉन्ड के सेम साइड हो गए, तो इसको कहा जाता है सिस कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये है सिस। और वही यदि मान लो दूसरे कार्बन पे H बिल्कुल अपोजिट है, ये देखिए डबल बॉन्ड के इस साइड था और ये डबल बॉन्ड के इस साइड है, तो टोटल हो गया ये एंटी अपोजिट, तो इसको कहा जाता है ट्रांस, ठीक है, कन्फिग्रेशन। तो आई होप आप ये समझ गए हैं, क्योंकि आगे ये बार बार यूज होएगा, सिस कन्फिग्रेशन, ट्रांस कन्फिग्रेशन। सो ओलिक एसिड में आपके पास सिस कन्फिग्रेशन है, 18 कार्बन है और साथ ही में एक डबल बॉन्ड है। वेजिटेबल फैट्स ऑयल्स में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है आपके पास? ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा था आपका? LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स थे, लिपोप्रोटीन थे जो हमारी नसों में जम रहा था, ठीक है। तो इनका काम भी क्या है कि उनको ख़त्म करना, उनको वहाँ से निकालना। तो ये है अनसैचुरेटेड फैट का। तो ये कितने प्रकार के हैं? ये भी 2 प्रकार के हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट फिर बाद में बना दूंगा आपको समझाने के लिए, फ़िलहाल केवल इतना समझ लीजिए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। सो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 आपका क्या है? ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, साथ ही में कहाँ पे होता है? लास्ट वाला टर्मिनल, मतलब बिल्कुल लास्ट में जो मिथाइल ग्रुप है, तो उस मिथाइल ग्रुप से जस्ट 3 कार्बन एटम अवे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपके पास एक चेन है लॉन्ग, ये वाला टर्मिनल कार्बन है, सो 1 2 3 दूर, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, तो वो होगा ओमेगा 3, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स अवे है, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। वैसे ही ओमेगा 6 कब होगा?
मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम दूर यदि डबल बॉन्ड है, और ये सिस कन्फिग्रेशन में ही होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दैट इज़ द ओमेगा 6, ठीक है। अब यदि हम मानव की बात करें तो इंसान में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के 3 इम्पोर्टेंट आपके पास एसिड्स हैं। एक है ALA, EPA, DHA। ये बस मोटा मोटा समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 टाइप के, ठीक है, जिनमें एक तो है अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोसोपेंटोइनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में ALA, EPA और DHA। ALA में कितने कार्बन आ गए? 18, ठीक है। साथ ही कितने डबल बॉन्ड है? 3 सीट्स। वही यदि हम EPA की बात करें, EPA यानी सेकंड वन, तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 20 कार्बन एटम्स, 3 की बजाय 5 डबल बॉन्ड, ठीक है। DHA की बात करें तो 2 कार्बन और बढ़ गए, देखिए 18 से 20 आ गया था और फिर 20 से हो गए 22। साथ ही में डबल बॉन्ड 3 से तो 5 पे आए, फिर 5 से ही आगे 6 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी तरह समझ सकते हैं हमारे शरीर में जो ALA है वो सिंथेसाइज नहीं होता, वो हमें डाइट के थ्रू या खाने के भोजन के थ्रू लेना होता है, और फिर वो ALA कन्वर्ट कर दिया जाता है EPA और DHA में विद द हेल्प ऑफ these enzymes, desaturate और elongase, ठीक। तो बस ये जस्ट फॉर नॉलेज है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये थे ओमेगा 3 जिसमें हमने 3 पढ़े हैं, ALA, EPA और DHA। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में क्या है? 6 कार्बन एटम्स अवे है फ्रॉम द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इट सप्लीमेंट्स द ओमेगा 3, यानी ये दोनों मिलके आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी रेशो, यानी कि खाने में ये कितने अमाउंट में लेना चाहिए उसको लेके कोई वेल एक्सेप्टेड रेशो नहीं है, बट कोशिश करें कि आप ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों फैटी एसिड्स जो है वो अपने भोजन के थ्रू, डाइट के थ्रू एब्जॉर्ब करें बॉडी में, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? देखिए ओमेगा 3 में ALA था, शायद आपको याद हो, अभी अभी बताया है। इसमें से A निकाल दो तो LA क्या हो गया? ओमेगा 6, सो लिनोलिक एसिड, ठीक है। उसमें 18 कार्बन थे और 3 डबल बॉन्ड थे, 3 में से 1 डबल बॉन्ड घटा दो तो 2 रह गए, ठीक है, आपको इन केस यदि याद करना हो। और ये कहाँ पाया जाता है? आपके पास एग्स में, नट्स में, दालों में, ग्रेन्स, सीड्स, वेजिटेबल्स और इन सब में ये मिलता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके पास असंतृप्त वसा के उदाहरण, ठीक है। तो हमने संतृप्त वसा भी देख लिया, असंतृप्त भी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो संतृप्त वसा थी उसको तो हमने कह दिया कि वो सेहतमंद नहीं है, लेकिन असंतृप्त को हम कह दिए फिर भी सेहत के लिए बेटर है क्योंकि हेल्प कर रहा है बॉडी को, ठीक है। उसकी वजह क्या है? केमिस्ट्री में समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी असंतृप्त आपके पास फैटी एसिड्स है, वसा है, उन सभी में डबल बॉन्ड है, और कौन सी कन्फिग्रेशन में है? सिस। मैंने बताया था ना, सिस कौन सी होती है आपकी? ये। और ट्रांस कौन सी होती है? ये, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, जो ट्रांस है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल होता है और जबकि सिस आपका अनस्टेबल होता है। तो अब एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में, वो क्या है? स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। कि यदि कोई चीज़ है, जैसे यहाँ ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, यदि कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो वो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। ये आपका अनस्टेबल है जो सिस है, तो इसको तोड़ना आसान है। तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? तो रिएक्टिव आपका रहेगा सिस, और ट्रांस आपका रिएक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि ट्रांस कन्फिग्रेशन वाले वसा को एब्जॉर्ब करना, उसका पाचन करना मुश्किल होता है हमारे शरीर के लिए, जबकि सिस वाले को ईजिली पचा सकता है हमारी पाचन शक्ति,
ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट या सेहतमंद कौन सा है आपका, सिस वाले। ट्रांस वाले आपके सेहतमंद नहीं है, तो ये हमें डाइट में अवॉइड करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए कि ये डाइट में हम लें। ठीक है, आई विश आप समझ गए हैं। तो वही बात इसमें बताई गई है, इन द केस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसा में कोई भी डबल बॉन्ड तो है नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है बस। ठीक है, तो इसलिए ही उनको तोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, जबकि सैचुरेटेड आपके लिए हेल्दी है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन unsaturated fatty acid that makes molecules more active and less stable। ठीक है, सो स्टेबल कम है तो मोर रिएक्टिविटी होगी, वैसे ही सैचुरेटेड के केस में लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यही वजह है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल, राइट, और दैट्स वाई दे हेल्प्स इन गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, ओके, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपके पास ये होता है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं आपको। देखिए, हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं फैट के बारे में, यानी कि वसा के बारे में। वसा कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। पहला आपका सैचुरेटेड, ठीक है, सेकंड आपके पास अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में भी 2 टाइप्स थे आपके, एक था मोनो यानी कि जिसमें एक डबल बॉन्ड है, और एक था आपका पॉली जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स थे। ठीक है, तो मोनो का एग्जांपल आपका ओलिक एसिड था। अब पॉली में भी 2 है, एक है आपका ओमेगा 3 और एक है ओमेगा 6। ठीक है, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट टाइप से है, आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक था वो था हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये फैट के बारे में थे, और इस फैट में यदि मैं समअप करूँ, ध्यान रखना जो आपके सबसे सेहतमंद आपका कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा, चाहे वो मोनो हो चाहे पॉली हो। ठीक है, और वो भी वो अनसैचुरेटेड फैट जिनमें कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, सिस है, ट्रांस नहीं। ठीक है, ट्रांस फैट आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये ट्रांस फैट बताऊं कहाँ मिलता है, चलो ये भी बता देते हैं। आप जो बर्गर चाउमीन वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें जिस तेल में उसको पकाया जाता है, उसको गरम किया जाता है, वो तेल अक्सर उस तेल में होता है ट्रांस फैट। ठीक है, और वो ट्रांस फैट आपका बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है, तो इसलिए सोच समझ के खाएं अपने से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रेंसिडिटी क्या थी, कंडीशन इन विच इनकम्प्लीट एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट रिजल्टेड इन अनप्लीजेंट फ्लेवर एंड ऑर्डर। अर्थात कि आपका बासीपन कब आता है, जब जो आपके खाने में अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, तो उसका इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट, सो इनकम्प्लीट यदि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उससे जो भी हमारे पास अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट मतलब कि जो अच्छी स्मेल नहीं है, बुरी। ठीक है, सो स्मेल और फ्लेवर जब आता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी, एंड प्रोसेस इज नोन एज ए रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, सो रेंसिडिटी रिजल्टेड इन अनिच्छुक, अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, चेंजेस इन फूड विच मेक्स इट अनहेल्दी फॉर द फूड कंजप्शन। और इसकी वजह क्या है रेंसिडिफिकेशन की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एक्सपोजर होना। खाने को खुला छोड़ दिया आपने, हवा में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ने उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज करने से उसमें रेंसिडिटी आ गई। ठीक है,
सो ऑक्सीजन क्या करता है, जो असंतृप्त वसा है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका ऑयल, मिल्क। कई बार मिल्क खुले रखने के बाद आपको आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो, जब भी आप दूध लेते हैं कहीं से डेयरी वगैरह से, तो उसको आप पहले उबालते हैं अच्छे से और फिर उसको कहीं ना कहीं फ्रिज वगैरह में स्टोर करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, यदि आप उसको ऐसे ही खुला रख देंगे तो उसके कुछ समय बाद उसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा खाने का, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो वो आपका उदाहरण है किसका, बासीपन का, रेंसिडिटी का। ठीक है, ऐसे ही मक्खन। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेंसिडिफिकेशन प्रोसेस। तो चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर किसकी वजह से है, हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसमें। और वो कैसे बनते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारे पास फैटी एसिड्स है खाने के उनका करती है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं की वजह से आपका खाने में टेस्ट चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ चुके हैं। और ये होता क्या है, ये है आपके हाइड्रोपरऑक्साइड कहा जाता है किसको, जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स बने हैं हाइड्रोपरऑक्साइड, जो कि फर्दर किस में ब्रेक हो जाता है, अल्कोहल्स में या फिर कीटोन्स में या एल्डिहाइड्स में या एस्टर्स में। ठीक है, तो इन सभी की वजह से आपके पास अनप्लीजेंट ओडर और टेस्ट आता है। साथ ही में न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पे असर पड़ता है। अब बात करते हैं क्या प्रोसेस है। 3 स्टेप है ट्रांसिडिफिकेशन के। पहला इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल बनते हैं, शुरुआत होना किसी भी प्रोसेस की शुरुआत, उसको कहा जाता है इनिशिएशन। प्रोपेगेशन होता है उस प्रोसेस का बढ़ना। ठीक है, उसका बढ़ना। फिर और टर्मिनेशन क्या है, उसका रुकना, ख़त्म होना। ठीक है, आम भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये थे आपके 3 स्टेप। ठीक है, अब इनमें जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं सेहत के लिए। ठीक है, अब मैं अब डिवाइड करते हैं कि कितने प्रकार की आपके पास रेंसिडिटी है। तो 3 है, हाइड्रोलिटिक, ऑक्सीडेटिव और माइक्रोबियल। ठीक है, ये मैंने 3 ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोलिटिक, ऑक्सीडेटिव और माइक्रोबियल। तीनों में है क्या डिफरेंस वो देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी का मतलब है जहाँ पे आपके ये क्या है आपके पास, ये है ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि आपके ये लगा लीजिए जो फैटी एसिड्स हैं वो। तो फैटी एसिड्स लाइपेज की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा नमी की वजह से ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लिसरॉल में। और साथ में ये जो 3 बने हैं ना आपके फैटी एसिड, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनप्लीजेंट ओडर। तो यानी कि जो आपके पास स्मेल या टेक्सचर में जो चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आया है, तो यदि इस प्रोसेस से हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। और किसकी वजह से हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स की वजह से। ठीक है, तो ये था द कोज ऑफ ओडर इज प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस। सो दैट वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। सेकंड, ऑक्सीडेटिव कब होता है, जब फैटी एसिड्स की हो जाए ऑक्सीडेशन। और वो किसकी वजह से होगी, ऑब्वियस है, जो हवा में आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये आपके पास पेरोक्साइड बने फैटी एसिड्स का, यहाँ से ब्रेक हुआ और आपको अलग अलग प्रकार के कीटोन्स भी मिल सकते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो ये दोनों की वजह से इस केस में आपके पास रेंसिडिटी रहेगी। ठीक है, सो ये जो कैटेगरी है जिसमें रेंसिडिटी किस वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से।
ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ओके, एंड लास्ट रेंसिडिटी, वो आपके सिमिलर है वैसे तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी से, बस डिफरेंस क्या है, इसमें आपके पास जीवाणु होते हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, सो इट अकर्स व्हेन जीवाणु ब्रेक डाउन द फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग द अनवांटेड बैड स्मेलिंग ओडर, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स तत्व बनाते हैं जो कि बैड स्मेलिंग होते हैं। और वो कौन बनाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। आपका खाना है कोई भी, उसमें जीवाणु लग गए, यीस्ट लग गई, फंगस लग गई, और वो फंगस फिर क्या करेगी, वहाँ पर आपके पास फैटी एसिड जो खाने में अब अवेलेबल थे, वसा था, उस वसा को तोड़ के कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगी जिनसे काफ़ी बुरी स्मेल आती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस रेंसिडिटी को हम कहते हैं माइक्रोबियल रेंसिडिटी। ठीक है, अब ये बात आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेंसिडिफिकेशन प्रोसेस को, बासीपन होने को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कुछ फैक्टर है, पहला ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण में जो आपके ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प करती है। साथ ही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणुओं की प्रेजेंस, उसका उपलब्ध होना, वो भी आपके लिए खतरनाक है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, यदि टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो बासीपन होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रेसिस एलिमेंट्स की प्रेजेंस भी आपके अफेक्ट करती है रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, मैंने यहाँ ग्राफ फॉर्म में लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। ऑक्सीजन यदि है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स लाइक सनलाइट, टेम्परेचर एट्सेट्रा, और ट्रेसिस ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व है हमारे, वो तत्व यदि खाने में उपलब्ध है तो भी आपका बासीपन आ सकता है। तो अब बचाएं कैसे इस बासीपन से, तो पहला तो मेथड आपका ऑब्वियस वही है, खाद्य परिरक्षक। ठीक है, साथ ही में खाने को हमेशा ही सील्ड कंटेनर में रखें इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यही वजह है आप जो लेज वगैरह या कुछ भी खाते हैं, अंकल चिप्स, लेज एट्सेट्रा, कुरकुरे तो उन सभी में आपके पास आपने नोट किया हो कि वो जो एनवलप है या वो जो स्टोरिंग कंटेनर है वो फुला हुआ होता है, उसके अंदर एक्चुअल में आपके पास कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन को वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है। वो क्यों किया जाता है, ताकि खाना हमारा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी फैट्स को, और हमें रेंसिडिटी मिलेगी, बासीपन मिलेगा। तो इसलिए वो किससे भरा होता है, नाइट्रोजन से। सिमिलरली खाने को आप रेफ्रिजरेट रख सकते हैं, यानी फ्रिज में रखें, नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में स्टोर करें, सनलाइट से दूर रखें। साथ ही में आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हैं, जैसे विटामिन ए, BHA, BHT एट्सेट्रा। तो इन सभी की हेल्प से आप रेंसिडिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेंसिडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आप देखिए हम क्या क्या कर चुके हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम सारा कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका 2-3 लेक्चर का और रह गया है टॉपिक, ये चैप्टर, उसके बाद मेरा सिलेबस MDC का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि यदि कुछ भी नया समझ आया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इंटीमेट कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, संभलते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए। तो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और प्रीवियस क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, सो टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।